सभी का इस वीडियो क्लासेस में फिर से स्वागत है। हम लोग इस वीडियो सेशन में अध्ययन करने जा रहे हैं 10th क्लास के ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट का अध्ययन कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट का ग इसमें है वन एवं वन प्राणी संसाधन। तो इसके हम लोग वन और वन प्राणी संसाधन के 3 वीडियो देख चुके हैं। चौथा वीडियो हम लोग यहाँ से अध्ययन करने जा रहे हैं समुदाय एवं वन संरक्षण। चलिए, किस किस समुदाय ने वन संरक्षण में किस प्रकार से अपना योगदान दिया, इस टॉपिक में हम लोग इसी प्रकार से अध्ययन करेंगे। भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर वन जीवों के आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि ये वन और वनस्पति से दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। यानी दीर्घकाल से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति किससे हो रही है? इसी वन से। इसीलिए वह वन को क्या करना चाहते हैं? संरक्षित करना चाहते हैं भारत सरकार के कुछ अधिकारियों उसके साथ मिलकर। और उसी में सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गाँव के लोगों ने वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहाँ के खनन कार्य बंद करवाने के लिए क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं। खनन कार्य वहाँ से बंद हो जाएगा तो सरिस्का जो बाघ रिजर्व है वो सुरक्षित रहेगा, और खनन कार्य चलता रहेगा तो सरिस्का बाघ रिजर्व सुरक्षित नहीं रहेगा। तो इसीलिए वो क्या करना चाह रहे हैं? जो खनन कार्य है उसको बंद करवाना चाह रहे हैं। राजस्थान के क्षेत्र में कई क्षेत्र में तो लोग स्वयं भी वन जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं, स्वयं अपने ही स्तर पे, किसी गैर सरकारी सहयोग के बिना किसी गैर सरकारी सहयोग के। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकव बिहार चोरी घोषित कर दिया, जिसके अपने ही नियम कानून है। उन्हें किसी भी सरकार के नियम कानून है, वो अपने नियम कानून के तहत क्या करते हैं? उसको संरक्षित करते हैं। जो शिकार को वर्जित करते हैं, यानी वहाँ इसमें जो अपने कानून है उस कानून के तहत वहाँ किसी भी प्रकार से क्या कर सकते हैं? शिकार नहीं कर सकते, शिकार गैर कानूनी है। तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन जीव को बचाते हैं। न तो वहाँ शिकार कर सकते हैं और न ही उस क्षेत्र से बाहर के लोग वहाँ जाकर किसी प्रकार के वन जीव को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इन सभी से उसको बचाता है। अब देखिए, आदिवासी समुदाय वन जीवों के संरक्षण में कैसे योगदान देता है, इसको देखते हैं। आदिवासी लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए आसपास के परिवेश पर निर्भर करते हैं। वह वन जीवों के आखेट यानी वन जीवों से कुछ प्राप्त करते हैं। मछली पकड़ना, जंगली फल, कंद बीज प्राप्त करना एवं सीमित मात्रा में कृषि साधन आदि से ही अपने भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते। कौन? आदिवासी लोग। लेकिन आदिवासी जनजाति को अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे तथा वन जीवों से भावनात्मक आत्मीयता लगाव होता है। यानी वो अपने आसपास के क्षेत्र में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनसे भावनात्मक लगाव होता है। यानी क्या है? ये मेरा है और हम इसके हैं, ये होता है भावनात्मक लगाव। अपने परिवेश में पाए जाने वाले संसाधनों के संरक्षण के प्रति ये अत्यंत सक्रिय और सचेत होते हैं। ये जंगली पौधे के बीज आदि के अंकुरन के मौसम में वन क्षेत्रों में नहीं जाते। जिस समय नया पौधा उगता है उस समय ये जंगली क्षेत्र में, उस क्षेत्र में जहाँ नया पौधा उगता है उसमें नहीं जाते, क्योंकि इससे उस नए उगने वाले पौधे को नुकसान हो सकता है, इसलिए नहीं जाते हैं। और अपने पालतू जानवर को भी जंगल में प्रवेश से रोकते हैं, जिससे जंगल में जो नए पौधे उग रहे हैं उससे नुकसान नहीं हो। प्रजनन काल में मादा एवं वन पशुओं का शिकार नहीं करते हैं। यानी प्रजनन काल में जिनकी उस समय संख्या की वृद्धि हो रही होती है, नए जीवों का आगमन हो रहा होता है, या नए जीवों का क्या कर सकते हैं? उत्पन्न होने का समय होता है, उस समय उनका शिकार भी नहीं करते। वन संसाधनों का उपयोग चक्रीय पद्धति से चलते रहते हैं। वन के खास क्षेत्रों को सुरक्षित रख उसमें प्रवेश नहीं करते। समय समय पर आवश्यकता अनुसार वृक्षारोपण तथा उनकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार से जनजातीय क्षेत्र के वन को स्वाभाविक संरक्षण प्राप्त हो जाता है।
अगला है, अब हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही सफल नहीं रहा, बल्कि यह भी दिखाया कि स्थानीय क्षेत्रों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण तरीके को कृषकों में क्रमशः परिस्थिति के अनुरूप कृषि की जागृति आई। जैसे टेहरी में किसानों के बीच भूमि बचाओ आंदोलन ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से लाभकारी कृषि संभव है। यानी बिना किसी रासायनिक खाद के प्रयोग से भी आप कृषि जो कर सकते हैं उससे आपकी आर्थिक लाभ हो सकते हैं, उससे आपको लाभ हो सकती है। चिपको आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या, उत्तर प्रदेश टिहरी गढ़वाल पर्वतीय क्षेत्र में सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 ईस्वी में एक आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन में स्थानीय लोग ठेकेदारों की कुल्हाड़ी से हरे भरे पेड़ को काटते देख उसे बचाने के लिए अपने आगोश में पौधों को घेर लिया, यानी अपने पंजे से उसको इस प्रकार से गोद में जैसे कैसे लेते हैं बच्चों को गले मिलते हैं, उसी प्रकार से गले मिलने की तरह सभी वहाँ के लोगों ने पेड़ों को गले से लगा लिया, यानी अपने आगोश में लगा लिया, आग में पौधों को घेर कर उसकी रक्षा करते थे। इसे कई देशों में स्वीकारा गया। जब उसे वहाँ काटने आते थे वहाँ के ठेकेदार, तो सभी लोग उसको पौधों को अपने आगोश में ले लेते थे, यानी अपने उसे गले लगा लेते थे, तो काटने वाले लोग नहीं काट पाते थे इसे। यही क्या है, चिपको आंदोलन। इसे वहाँ की पौधे की प्रजाति बची रह जाती थी, पेड़ पौधा की कटाई रुक जाता था। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन रक्षित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदाय की भूमिका के अहम को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रम की शुरुआत 1988 ईस्वी में हुई, जब उड़ीसा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों को बचाने के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती है, जिसमें ग्रामीण एवं वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। भारत में जैन एवं बौद्ध धर्म के अनुयायी अहिंसा के प्रेमी थे। उन्हें किसी प्रकार से हिंसा पसंद नहीं था। ये धर्म अहिंसा परमो धर्म पर आधारित है। कौन धर्म? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। जैन समुदाय के सूक्ष्म जीव भी हत्या वर्जित है। जैन समुदाय जो है, जैन धर्म है, उसमें किसी प्रकार से कीड़े मकोड़ों के मारने को भी वंचित किया गया। इन कीड़े मकोड़ों को भी मारना क्या है, उसमें जैन समुदाय में मान्य नहीं है। अतः वन एवं वन प्राणियों के संरक्षण में इनका काफ़ी योगदान है। यानी जैन समुदाय अगर कीड़े मकोड़ों को ही मारने का प्रयास नहीं करेंगे तो निश्चित है उनके वन और वन में पाए जाने वाले प्राणियों के संरक्षण में इसका काफ़ी योगदान होगा। यानी ये लोग वन जीवों को मारने के बिल्कुल विरोधी थे। अब महात्मा बुद्ध ने 487 ईस्वी पूर्व में कहा था, पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता, जो अपने विकास के लिए किसी प्रकार के दूसरे से कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की प्रक्रियाओं को भेंट करता है। यानी लगातार जो अपने जीवन की प्रक्रिया से जो भी उसका उत्पाद होता है हमारे लिए वो उपलब्ध कराता है, यानी हमारे लिए वो भेंट करता है। यह भी रक्षा करता है, यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले पर भी छाया प्रदान करता है। ये किनका कथन है? महात्मा बुद्ध का कथन है। यानी जो भी इसको काटने आए उसे भी या तो अपनी फल भी दे सकता है और उसे अपनी छाया भी प्रदान करता है। वन जीवों के संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान अब बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से आता है। लीगल प्रोविजन फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जंगली प्राणियों के जंगली जीवों को
संरक्षण संबंधित कानून। तो वन जीवों के संरक्षण के लिए बनाए गए नियमों तथा कानूनी प्रावधान को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। ये है अंतर्राष्ट्रीय नियमन, यानी बहुत सारा देश मिलकर जो कानून बनाए उसे। वन जीवों के संरक्षण के लिए 2 या 2 से अधिक राष्ट्र समूहों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समझौता के अंतर्गत नियम या कानून प्रावधान बनाए गए हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन। तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स कंजर्वेशन 1971। विश्व प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण एवं रक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नियमों के द्वारा वन जीवों के संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी स्तर पर सख्ती से अनुपालन करके स्वयं जीवों की रक्षा की जा रही है। ठीक, ये क्या हो गया अंतर्राष्ट्रीय। अब करा राष्ट्रीय यानी किसी देश के स्तर पर। तो किसी देश के स्तर पर किसकी हम बात करेंगे? भारत की बात करेंगे। भारत विश्व के उन देशों में है जिसमें पर्यावरण और वन जीवों की रक्षा का प्रावधान संविधान में किया गया। संविधान की धारा 21 के अंतर्गत 47, 48 एवं 51 AG वन जीवों के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के नियम है। 1952 में भारतीय वन जीव बोर्ड, इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड के गठन के बाद वन जीवों के संरक्षण के प्रति सरकार का रुख गंभीर हो गया। यानी इसके बाद सरकार क्या कर रही है? अब वन जीवों के संरक्षण के लिए बहुत प्रयास कर रही है। तो प्रांतीय स्तर पर वन जीव बोर्ड का गठन किया गया। उसके बाद वन जीव का बोर्ड का गठन किया किस प्रांतीय स्तर पर, यानी राज्य के स्तर पर। वन जीव सुरक्षा एक्ट 1972, नियमावली 1973 एवं संशोधित एक्ट 1971 के अंतर्गत पक्षियों तथा जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। वनों के संरक्षण के लिए बनाए गए वन संरक्षण एक्ट 1980 एवं नियमावली 1981 के भी कानूनी प्रावधान बड़े प्रभावशाली है। जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत जैव विविधता के संरक्षण के लिए अस्थायी प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर कमेटियां गठित करने का प्रावधान किया गया। वन जीवों के संरक्षण को ही ध्यान में रखकर प्रत्येक राज्य से कहा गया है कि वे राज्य स्तरीय जानवर और पक्षी की घोषणा करें। राष्ट्रीय स्तर पर बाघ राष्ट्रीय जानवर और मयूर राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। तो हम लोग पहले से भी जानते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं, बस थोड़ा सा एक बार पढ़ते चलेंगे सब समझ में आ जाएगा। अब वन और ये थोड़ा सा यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है, वनीय एवं वन जीव एवं जैव विविधता की उपयोगिता। यानी इस प्रकार से वन में पाए जाने वाले जीव और इस जीवों में पाए जाने वाले बहुत सारा अंतर है। इस जीवों में पाए जाने वाले अनेक प्रकार के जीव, यानी वन में पाए जाने वाले अनेक प्रकार के जीव, वही हो गया जैव विविधता। तो इसका हम कैसे उपयोग करते हैं उसके बारे में समझेंगे। प्राकृतिक अधिवासीय वातावरण में, यानी प्रकृति ने जिस प्रकार से जंगल दिया है और उसी जंगल में क्या रहते हैं, जानवर रहते हैं, तो उसी को कहेंगे वो अपने प्राकृतिक अधिवास में यानी प्राकृतिक रूप से दिए गए स्थान में वो रहते हैं। प्राकृतिक अधिवासीय वातावरण में विकसित होने वाले पौधे एवं जंतुओं को वन जीव वाइल्ड लाइफ कहते हैं। प्राकृतिक अधिवास क्षेत्र में विकसित होने वाले या पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं को वन जीव कहते हैं, वाइल्ड लाइफ कहते हैं। इस प्रकार पादप यानी फ्लोरा और फौना यानी जंतु वन जीव को 2 भाग और जैव मंडल के विभिन्न अंग है। तो कह रहा है इस प्रकार पादप यानी पेड़ पौधा और जंतु फौना वन जीव को 2 भाग में बांटते हैं। 2 भाग में वन जीव के 2 भाग है, यानी वन में क्या होता है, वनस्पति भी पाई जाती है और वन में जंतु भी पाई जाती है। तो ये कह रहा है वन जीव को 2 भाग, वन जीव के 2 भाग है और जैव मंडल के विभिन्न अंग है। तो हम जो जैव मंडल देखे हैं उसी के ये विभिन्न अंग है। यह हमारी धारा का अमूल, यह हमारी धारा मतलब क्या है, पृथ्वी, यह हमारी धारा पर अमूल धरोहर है। वन जीव सदियों से हमारे सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें हमें भोजन, वस्त्र और वस्त्र के
लिए रेशों, खाले, आवास आदि सामग्री एवं अन्य उत्पाद प्राप्त करते हैं। इनकी चहक यानी आवाज़ और महक हमारे जीवन में स्फूर्ति यानी तेजी प्रदान करते हैं। पारिस्थितिकी के लिए श्रृंगार के समान है। ये भारत में इन्हें सदैव आदर भाव एवं पूज्य समझा गया। मनुष्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा, यानी घूमने वाले समझने वाले का स्रोत, तो सैलानियों के लिए आकर्षण का विषय रहा है। अब देखिए हम लोग अगला, अब इसमें के बारी बारी से अध्ययन करते हैं। पादप। हमारे देश का जलवायु विषम है, यानी हमारे देश में पाई जाने वाली जलवायु क्या है, एक समान नहीं है, सभी क्षेत्र में अलग अलग है। परंतु संसार के जितने भी प्रकार की जलवायु है वह सभी जलवायु यहाँ मिलती है। जितने प्रकार की जलवायु पूरे विश्व में है उन सभी जलवायु के प्रकार हमारे यहाँ भारत में मिलती है। यही कारण है कि हमारे देश में अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। हम इन्हें मोटे तौर पर 8 वनस्पति क्षेत्र यानी बोटेनिकल रीजन में बांट सकते हैं। पहला, पश्चिमी हिमालय वनस्पति क्षेत्र। तो इस क्षेत्र का विस्तार कश्मीर के कुमाऊं तक, इस क्षेत्र का विस्तार कश्मीर से कहाँ तक, कुमाऊं तक। यहाँ चीड़, देवदार और कोंधारी वृक्ष का फैलाव है। यहाँ चीड़, देवदार और कोंधारी वृक्ष का फैलाव है। ऊंचाई के साथ साथ वृक्षों की प्रजातियों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। इन्हें ऊंचाई पर जाते हैं हिमालय क्षेत्र में, तो वृक्षों की पाई जाने वाली प्रजातियां में अंतर दिखाई देता है। नीचे की तरफ कुछ और प्रजाति, ऊपर की तरफ जाएंगे तो कुछ और प्रजाति, तो सभी क्षेत्र में प्रजाति अलग अलग प्रकार दिखाई देती है। अधिक ऊंचे क्षेत्रों में अल्पाइन वन का विस्तार होता है, यानी अधिक ऊंचे क्षेत्र में 4550 यानी 4750 लगभग 4500 के ऊपर जाएंगे, 4500 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ पे अल्पाइन वन यानी इसी शंकुधारी जो वन होता है उसी प्रकार का एक और वन होता है अल्पाइन वन, उसी टाइप से होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, शंकुधारी जैसा ही वन होता है उसे हम अल्पाइन वन कहते हैं। और ये लगभग 4500 प्लस मीटर पर की ऊंचाई पे जाएंगे तभी ऐसा वन दिखाई देता है, अल्पाइन वन। दूसरा है पूर्वी हिमालय वनस्पति क्षेत्र। इस क्षेत्र में ओक, छोटी बेत तथा फूलों वाले सदाबहार वृक्ष मिलते हैं। यहाँ पे पूर्वी हिमालय वनस्पति क्षेत्र में। थर्ड है असम वनस्पति क्षेत्र। यह ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी के बीच का क्षेत्र है। यहाँ मुख्य रूप से सदाबहार वन मिलता है। सदाबहार वनों के बीच में घने बांसों एवं लंबी घासों के झुरमुट मिलते हैं। कहाँ पे, असम वनस्पति क्षेत्र में। सिंधु मैदान वनस्पति क्षेत्र। इस क्षेत्र में पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर गुजरात के मैदान को शामिल किया गया है। बबूल, नागफनी, खेजड़ी, आक आदि यहाँ के मुख्य पौधे हैं। 5 नंबर, गंगा के मैदानी वनस्पति क्षेत्र। अरावली से बंगाल और उड़ीसा के बीच के क्षेत्र इसके अंतर्गत रखा गया है। यह क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, इसलिए यहाँ वन बहुत कम विकसित है। जहाँ तहाँ बांस, साल, खैर, केंदू के वृक्ष पाए जाते हैं। 6 नंबर, दक्षिण का पठारी वनस्पति क्षेत्र। इसमें पूरा दक्षिण का पठारी क्षेत्र सम्मिलित किया गया है। यहाँ पतझड़ वाले वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की जंगली झाड़ियाँ देखने को मिलती है। मालाबार वनस्पति क्षेत्र। इसके अंतर्गत पश्चिमी तटीय क्षेत्र को रखा गया है। यहाँ पर गर्म मसाले, सुपारी, नारियल, रबर के वृक्ष के अलावा काजू, चाय और कॉफ़ी के वृक्ष भी पाए जाते हैं मालाबार क्षेत्र में। अंडमान वनस्पति क्षेत्र। यहाँ पर सदाबहार, अर्ध सदाबहार वन एवं समुद्र तटीय जंगलों की प्रमुखता है अंडमान निकोबार क्षेत्र में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI के अनुसार यहाँ 47,000 बड़े पेड़ पौधे की प्रजातियाँ है, जिसमें 15,000 प्रजातियाँ वाहिनी वनस्पति के अंतर्गत रखे आते हैं। इसमें 35% प्रजातियाँ देसी
है और विश्व में और कहीं नहीं पाई जाती है। ठीक, तो अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग अध्ययन यहाँ से करेंगे जंतु, और उसके बाद इसी अगले वीडियो में हम लोग इसको क्या करेंगे, चैप्टर नंबर जो है फर्स्ट का वन और वन प्राणी संसाधन, इसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।